हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आईपीओ के रिलेटेड, कंपनी का बिजनेस डिटेल्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, जो आईपीओ ये ला रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ कंपनी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहा है अभी 16 को, जब शाम को ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है, रिस्क ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी की रिस्क क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ आईपीओ। जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है वो तो ओपन हो गया है, 16 दिसंबर को ये ओपन हो गया है। क्लोजिंग डेट है इसका 20 दिसंबर को। तो आईपीओ साइज़ है 700 करोड़ उसका आईपीओ साइज़ है। प्राइस बैंड है 265 से लेकर 274 पर शेयर है। ये शेयर का वैल्यू है 265 टू 274 है। मिनिमम लॉट साइज़ है 54 शेयर्स, मतलब एक लॉट में 54 शेयर्स होंगे। मैक्सिमम लॉट है, मैक्सिमम लॉट साइज़ है 13 लॉट ले सकते हो, और उसमें शेयर्स का वैल्यू टोटल शेयर्स आएंगे 704 शेयर्स। अमाउंट है 14,796 यानी 14,796 रुपीज़ है, और मैक्सिमम वैल्यू है 1,92,348। ठीक है, ये है अमाउंट शेयर्स का। जो एक लॉट का वैल्यू ये है और 13 लॉट का वैल्यू ये है 192,348। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया 23 दिसंबर को हो जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 28 को। ठीक है, ये होगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आईपीओ के रिलेटेड। अब हम देखेंगे इसका बिजनेस क्या है। मेन ये जो सुप्रिया लाइफ साइंस है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बना देते हैं। मतलब जो हमारे ड्रग्स होते हैं ना, उनमें जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो बना लेती हैं। ये भी ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, क्लोरोअमाइन मैलेट और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्लोरोअमाइन और केटामाइन क्लोराइड को, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लोरोमाइन अमाइन मैलेट किस यूज़ के लिए आ रहा है, किसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, हाई फीवर एंड कॉमन कोल्ड। यानी कि जो नज़ला ज़ुकाम है उसके लिए ये केमिकल यूज़ हो जाता है, ये इंग्रेडिएंट उसी के लिए यूज़ होता है। इसी को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, जो दूसरा ये इंग्रेडिएंट है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये सेडेटिव डायग्नोसिस के लिए है। सर्जिकल प्रोसीजर जो है इसमें से जब हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, उनको अनकॉन्शियस करते हैं, उसको उस काम में ये यूज़ होता है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। मैन्युफैक्चरर्स ऑलमोस्ट 39 APIs, 39 APIs ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। 39 APIs बना लेते हैं। एक्सपोर्ट 78 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट कर रहा है। इसकी तकरीबन 2000 कस्टमर्स हैं, 280 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो है सेनेटेक डो ब्राज़ील, जो ब्राज़ील की एक वेटरनरी फार्मा कंपनी है। इसी तरह है अमेरिकन इंटरनेशनल केमिकल्स है, इसका एक और क्लाइंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक है। सन फार्मा है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो स्पेन की है। ठीक है, मेक इंडिया मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड है जो इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, ये भी इनका क्लाइंट है। इसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है 77.5% रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट से। जो ये APIs जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके तकरीबन इस कंपनी का 77.5 रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है। इसके जो मेन मार्केट्स हैं वो US है, यूरोप है, चाइना है और इंडिया है, और कुछ अभी इन्होंने कम्बोडिया को भी कवर कर लिया है। इस आईपीओ का मेन एम क्या है, इस आईपीओ को लाने का मकसद क्या है, कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये यूज़ करेंगे। और इसके जो कुछ डेबिटर्स हैं, जो इन्होंने कुछ लोन्स लिए हैं, वो उनको रिपे करने के लिए इन्होंने ये आईपीओ लाया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जनरल पर्पज़ कोऑपरेटिव पर्पज़ के जनरल कोऑपरेटिव पर्पज़ के लिए भी इसको, इस आईपीओ को भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये सारे जो वैल्यूज़ है करोड़ में हैं। 2019 में इसका जो इनकम था 286 करोड़ था, और इसकी एक्सपेंसेस 213 करोड़ थी, और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 39.42 करोड़ था। इस तरह 2020 में
323 करोड़ उसका इनकम था और एक्सपेंडिचर वही रहा है 213 करोड़ और इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 73.37 करोड़ हो गया है। 2021 में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो इनकम है वो 396 करोड़ है और जो एक्सपेंसेस 218 करोड़ हैं और इसका जो रेवेन्यू बढ़ गया है 123.8 करोड़ उसका रेवेन्यू हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मतलब एक कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, कॉन्स्टेंटली इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और इसका इनकम भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 16 दिसंबर को, जो शाम को जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा है वो 250 रहा है। बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये फर्स्ट डे है, डे फर्स्ट है। जब इसके डे सेकंड थर्ड का आपको ग्रे प्रीमियम चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पे आप लाइक कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका ग्रे प्रीमियम कॉन्स्टेंटली अपडेट करता हूँ। फेसबुक पेज पे मैं इसका ग्रे प्रीमियम कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा हूँ और हमारा जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसका भी जो अगर फर्स्ट डे में सब्सक्रिप्शन देखेंगे वो 2.3 टाइम्स है इसका सब्सक्रिप्शन, 2.3 टाइम्स इसका सब्सक्राइब हो गया है अभी अगर हम फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं। इसका जो अभी लिस्टिंग डेट पे जो जब ये लिस्ट हो जाएगा उस वक्त इसका जो ऐसी पी रेशो रहने वाला है वो 16.2 या 17.2 के 17.8 के बीच में रहने वाला है। जबकि इनके जो कंपिटिटर्स है उनका जो पी अभी चल रहा है वो 56.3 और 25.5 चल रहा है। ठीक है, जैसे देव्स लेबोरेटरी और आरती ड्रग्स के कंपिटिटर्स है उनका जो पी चल रहा है वो 56.3 और 25.5 चल रहा है। अभी हम इसकी रिस्क्स को देखेंगे कि इसके रिस्क्स क्या है, इस कंपनी के रिस्क्स क्या हैं। डिमांड रिडक्शन, एक रिस्क है इसकी डिमांड रिडक्शन। क्या है डिमांड रिडक्शन? जो इसका मेजर रिन्यू आ रहा है वो सेल्स से आ रहा है, मगर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 39 APIs हैं, मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट APIs हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं। रेवेन्यू डिक्रीज़ हो सकता है, इंक्रीज अगर इनका कंपटीशन बढ़ गया तो इनका रेवेन्यू डिक्रीज़ हो सकता है। अगर इन्होंने प्राइस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब प्राइस अगर इनकी प्राइस ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर जो इनके कंपटीटर हैं उनके प्राइस कम हो गए तो वहाँ पर इनको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसके इनकम पे और डायरेक्टली जब इनकम पे इफेक्ट पड़ गया तो इसके प्रॉफिट पे भी इनकम इफेक्ट पड़ जाएगा। लिमिटेड कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उनसे ऑर्डर आ रहा है वो वही ऑर्डर उनको दे रहे हैं। जो इसके कस्टमर्स हैं वो जनरली जैसे सेल्स परचेज ऑर्डर दे रहे हैं कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, ये इनको अमाउंट ये इनको प्रोडक्ट दे देते हैं, मगर इनके किसी भी कस्टमर के साथ अभी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर इन केस अगर आप इनमें से एक या दो कस्टमर्स चले जाते तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट इनके प्रॉफिट पर पड़ सकता है। तीसरा जो है वो है कि इनका जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो तकरीबन 77.5% जो इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे अपने APIs, मतलब इनके जो मेन मार्केट है वो यूरोप जो है, चाइना है, मतलब आउटसाइड इंडिया है। तो उसके कंडीशन में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं या कुछ और चीज़ें हो गई, मल्टीपल टैक्सेस हो गए हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ गई हैं, तो उस वक्त में अगर इनका जो इंटरनेशनल कस्टमर्स अगर तो थोड़ा सा भी किसी भी इफेक्ट हो गया किसी भी तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट की लॉज की वजह से हो गया, लोकल लॉज की वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो गया है कुछ, तो उस कंडीशन में इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसकी जो प्रॉफिट है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे तो ये चीज़ें उतनी रिस्की भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि इनका मार्केट कहाँ है, वहाँ पर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहे या नहीं करना चाहे। मेरे हिसाब से इसका जो रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा मार्केट भी बहुत अच्छा है इसका अभी चल रहा है, तो जितने भी मैंने एक्सपोर्टर्स से बात की तो वहाँ से यही संकेत मिल रही है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये अच्छा लिस्टिंग गेन देने वाला है। ठीक है, बाकी आप खुद देखिए, मैंने सारा बता दिया, इसके रिस्क्स भी बता दिए, आप खुद देखिए कि क्या करना है।